ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो जर्मनी में बेस्ड एक प्रेस्टिजियस इदारा है, वो हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो करप्शन के बारे में तासुर पाया जाता है आवाम में, उसका जायज़ा लेता है और उसके स्कोर और रैंकिंग को डिक्लेयर करता है हर साल। तो हर साल की तरह आज 2025 का स्कोर भी इस इदारे ने पब्लिक किया है। हर मुल्क का स्कोर है, उसके अंदर तकरीबन 182 मुल्क हैं उसके अंदर शामिल, और उन 182 मुल्कों का स्कोर भी और उनका इन 182 मुल्कों के अंदर क्या रैंक है वो भी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल किया गया है। बहुत सी और बातें भी हैं, रिकमेंडेशंस भी हैं, उसका एनालिसिस भी है। ये रिपोर्ट बहुत अहम होती है क्योंकि इस रिपोर्ट के ज़रिए से दुनिया में जो बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स होते हैं या बिज़नेस पर्सनस होते हैं या बैनुल-अक़वामी इदारे होते हैं, वो एक राय कायम करते हैं किसी मुल्क के बारे में और अपने जो डिसीजंस हैं वो उसके ऊपर बेस करते हैं। इसमें जो आपको कर्ज़ देने वाले ममालिक हैं या इदारे हैं, वो भी इसमें शामिल है कि वो उसकी बुनियाद पे शरह सूद का तयन करते हैं कि आप कितना बड़ा रिस्क है। अगर आप बहुत करप्ट कंट्रीज़ में शुमार हैं तो फिर आपका जो शरह सूद होगी वो भी ज़्यादा होगी, इन्वेस्ट करने वाले लोग भी कम होंगे। तो ये जो इदारा है ये तकरीबन मल्टीपल सोर्सेज़ को इस्तेमाल करता है। दुनिया भर के जो रिसर्च इदारे हैं जो मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं मुल्कों का, उनकी रिपोर्ट्स को बुनियाद बना के फिर ये इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो 25 से 30 ऐसे मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ होते हैं जहाँ से ये मालूमात लेते हैं। तो चूँकि ये बैनुल-अक़वामी तौर पे एक इसकी एक साख है, एक इसका एक नाम है, तो इसलिए ये बिलअमूम ये बहुत एहतियात के साथ ये इंडेक्स बनाते हैं, इसीलिए इसकी दुनिया के अंदर एक प्रेस्टीज भी है। पिलडैट इस ख़ास तौर पे पाकिस्तान के स्कोर और रैंकिंग को कोई पिछले 15 साल से मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। 2010 में हमने पहली बार इसके स्कोर और इसके रैंक को देखा था, अगरचे इसकी जो अदाद व शुमार है, जो स्टेटिस्टिक्स है, वो तो इससे पहले भी अवेलेबल है, लेकिन हमने इसको ज़्यादा गौर से 2010 से देखना शुरू किया। और इसमें जो 2025 का स्कोर है, आज हम पहले उसके बारे में कुछ बात करते हैं और फिर कुछ जनरल बातें इसके बारे में जो एनालिटिकल है उसका जिक्र करेंगे। तो हमारा स्कोर पिछले साल 27 था, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में हमारा स्कोर 27 था, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 25 में ये स्कोर मार्जिनल बड़ा थोड़ा सा बढ़ा है, एक स्कोर का इजाफा हुआ और अब ये 28 हो गया है। अगरचे मामूली सा इजाफा है, लेकिन इस लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट है कि जो 182 मुल्क हैं, 182 कंट्रीज़, उनमें सिर्फ 31 कंट्रीज़ हैं जिनका स्कोर पिछले साल के स्कोर से बड़ा है। यानी पाकिस्तान उन चंद महदूद से मुल्कों में शामिल है जहाँ स्कोर का इजाफा हुआ है, वरना 100 के करीब तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ स्कोर वैसा ही है जैसा पिछले साल था, और 50 के करीब वो कंट्रीज़ हैं जिनका स्कोर डिक्लाइन किया है, पहले की निस्बत कम हुआ है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का स्कोर अगरचे सिर्फ एक बढ़ा है, लेकिन ये सेलिब्रेट किए जाने के काबिल है क्योंकि हम उन 31 महदूद फ्यू कंट्रीज़ में शामिल हैं जहाँ ये स्कोर बढ़ा है। तो ये स्कोर तो हमारा बड़ा है, लेकिन हमारा रैंक जो है वो पिछले साल 135 था आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इस साल ये हमारा रैंक बन गया है 136 आउट ऑफ 182 कंट्रीज़। यूँ समझें कि एक दर्जा हमारा रैंक नीचे आया है, डिप हुआ है। लेकिन क्या ये वाकई डिप हुआ है? ये इसके बारे में यकीन से इसलिए नहीं कहा जा सकता कि पिछले साल तो मुल्क थोड़े थे, तो उनमें हमारा रैंक 135 था। इस साल 2 मुल्क बढ़ गए हैं, तो इस वजह से हमारा रैंक अगर एक स्टेप गिरा है तो उसको गिरा हुआ समझना ज़्यादा, मैं समझता हूँ, काबिल कबूल नहीं है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमारे रैंक में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। लेकिन स्कोर ज़्यादा काबिल एतमाद चीज़ है, क्योंकि स्कोर जो होता है वो इर्रिस्पेक्टिव के कितने मुल्कों का जायज़ा लिया जा रहा है, उसका वो वैसे ही रहता है, एब्सोल्यूट नंबर है। तो उसमें अगर आपका इजाफा हुआ है तो आपका इसका मतलब यह है कि करप्शन में कमी हुई है, और अगर आपका स्कोर नीचे चला गया है तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ करप्शन में इजाफा हुआ है। तो एक स्कोर ही सही, लेकिन उस पर इजाफे का मतलब यह है कि पाकिस्तान में करप्शन के परसेप्शन में कमी आई है। अब इसका कुछ एनालिसिस भी हम कर लेते हैं जो कि इसी रिपोर्ट में मौजूद है। दुनिया के तमाम ममालिक 182 कंट्रीज़ हैं, उनके स्कोर का जब एवरेज निकाला है तो एवरेज 42 है,
यानी ग्लोबल एवरेज 42 है और हम ग्लोबल एवरेज से भी बहुत पीछे हैं। हमारा स्कोर है 28, तो ग्लोबल एवरेज से भी हम बहुत पीछे हैं। ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारे स्कोर में 1 का इजाफा भी हुआ है, लेकिन हमारा ओवरऑल स्कोर फिर भी बहुत कम है। और जो मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क हैं, उनकी जो एवरेज स्कोर है वो 39 है। तो हम उस 39 स्कोर से भी पीछे हैं। हमारा स्कोर है 28। हम दूसरे चंद मुल्क जिनसे हम अपना कंपैरिजन करना पसंद करते हैं साउथ एशिया के ममालिक, ख़ासतौर पर इंडिया। अब इंडिया का जो स्कोर है वो हमसे काफ़ी आगे है, 39, जो मिडल ईस्ट के एवरेज स्कोर के बराबर है, और उसका रैंक भी हमसे ऊपर है, 91। श्रीलंका की भी स्कोर हमसे बेहतर है, 35। हमारे 28 के मुकाबले इनका स्कोर 35 है, और रैंक भी हमसे बेहतर है, 107। नेपाल भी हमसे बेहतर है, इसका स्कोर 34 है और इसका रैंक 109 है। जो साउथ एशिया के बड़े मुल्क हैं उनमें सिर्फ बांग्लादेश हमसे उसका स्कोर कम है, 24, और रैंक भी हमसे पीछे है, 150। तो इसका मतलब ये हुआ कि साउथ एशिया के मुल्कों में भी सिवाय बांग्लादेश के हम बाकी मुल्कों से पीछे हैं। तो ये कंपैरिजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये बात रखनी चाहिए। इसके अलावा जो एनालिसिस में चल दिलचस्प बातें हैं, अच्छा, एक और कंपैरिजन में एक और बात भी बहुत अहम है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो स्कोर हाईएस्ट आज तक हमने हासिल किया है वो 33 था 2018 में। ये जो आपको ग्राफ दिखाया जा रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी स्कोर कैसे बढ़ा है। तो मैक्सिमम स्कोर आज तक जो हमारा रहा है वो 33 रहा है। तो आज हमारा स्कोर 28 है, तो हम अभी उससे भी बहुत पीछे हैं जो हाईएस्ट स्कोर हमने 2018 में कायम किया था। तो ये भी हमारे जहन में होना चाहिए। तो अगर आप स्कोर देखें 2010 से, तो 2010 से लेके ये 2018 तक इसके अंदर एक ग्रेजुअल इजाफा हमें नज़र आता है, और 2018 के बाद फिर इसके अंदर एक ग्रेजुअल डिक्लाइन नज़र आता है। तो ये ग्रेजुअल डिक्लाइन जो है ये 2022 तक है। 2023 में फिर थोड़ा सा इसके अंदर आपको इजाफा नज़र आता है, उस पर स्कोर हो जाता है 29। 2022 में स्कोर डिक्लाइन होकर 27 हो गया था, तो 2023 में ये 29 हो गया, और फिर ये दोबारा डिक्लाइन हो गया 2024 में। मैंने पहले बताया कि 27 पे आ गया, तो अब फिर ये एक स्कोर का इजाफा हुआ है और ये 28 पे आ गया है। अब इसमें मुख्तलिफ मुल्कों मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स का क्या इसके ऊपर इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि इम्पैक्ट जो है वो 1-2 साल के बाद आता है, तो इसलिए आप फौरी तौर पे इसका कोई नतीजा अखज़ न कीजिएगा और ख़ुद से ही आप ये नतीजा डिड्यूस कीजिएगा कि किस गवर्नमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा है इन स्कोर्स में। और ये भी हमें इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो मुल्क जहाँ अच्छी डेमोक्रेसी है, फुल डेमोक्रेसी है उनके डेफिनेशन के मुताबिक, वहाँ पे करप्शन परसेप्शन में जो स्कोर है वो 71 है एवरेज। इसका मतलब है कि वहाँ पे लेवल ऑफ करप्शन बहुत कम है फुल डेमोक्रेसीज़ में। और जो उसके बाद नेक्स्ट रैंक है डेमोक्रेसीज़ में फ्लॉड डेमोक्रेसीज़, यानी वो डेमोक्रेसीज़ जो नकाइस से पुर है, उन डेमोक्रेसीज़ में जो एवरेज स्कोर है वो 47 है, और जो नॉन डेमोक्रेटिक रजीम्स हैं उनमें एवरेज स्कोर है 32। तो इससे ये नतीजा ये निकलता है कि जो जैसे जैसे कि मुल्क डेमोक्रेटिक होता है उसके अंदर ओपननेस आती है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, तो वैसे वैसे वहाँ उस मुल्क की जो करप्शन है वो कम हो जाती है। तो एक नतीजा ये अखज़ किया है। फिर उन्होंने एक ये भी एनालिसिस किया है कि जिन मुल्कों के अंदर करप्शन ज़्यादा है उन मुल्कों के अंदर जो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों के लिए वो उतनी ही ख़राब है। इसका मतलब है जो पैसे करप्शन में चले जाते हैं वो फिर आवाम की फलाह बहबूद पे ख़र्च नहीं होते। तो जो ज़्यादा जिन मुल्कों के अंदर हेल्थ सिस्टम्स बेहतर है वो मुल्क थे जहाँ करप्शन कम है, और जहाँ करप्शन ज़्यादा है वह आवाम की फलाह बहबूद के यानी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हों, हाँ वो एजुकेशन फैसिलिटीज़ हों, वो निस्बतन ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादा करप्शन जिन मुल्कों में होगी वो ओवरऑल उनका ह्यूमन डेवलपमेंट भी कमज़ोर होगा। तो इससे हमें पाकिस्तान में जहाँ थोड़ा सा सेलिब्रेशन ड्यू है कि हमारा स्कोर बढ़ गया है, बहुत थोड़े मुल्कों का बढ़ा है इसलिए हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ ये एक हमारे लिए रियलिटी चेक भी है। हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने मुल्क के अंदर करप्शन को बेहतर करने के लिए, करप्शन के ख़िलाफ़ जो इक़दाम हैं उनको बेहतर करने के लिए और करप्शन को कम करने के लिए बहुत से इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।